Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 8th Geography, chapter number 3 Agriculture. See, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मार्क है क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है ना। और पुरानी एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 3 था इट वाज अबाउट मिनरल्स, लेकिन इस बार सिलेबस में उसको हटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 3। सो एग्रीकल्चर क्या है ये हम बहुत पहले से जानते हैं, मतलब आम भाषा में हम सब खेती किसानी समझते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। एक जनरल आइडिया हम सबको है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है, बहुत सारी तरीके का एग्रीकल्चर भी होता है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर हम बहुत सारी क्रॉप्स देखेंगे, उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए कैसी कंडीशंस ज़रूरी हैं, कितना पानी उनको चाहिए, कितनी सनलाइट उनको चाहिए, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, बिकॉज़ इंडिया अभी भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर करने का तरीका है वो भी काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है जिसकी मदद से यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझाने की कोशिश की रही है ना। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये समझाने की कोशिश आपको इस स्टोरी से की जा रही है। देखो, यहाँ पर 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होंगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अर्न कर सकता है, कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है किसी भी एक्टिविटी को करके, तो उस एक्टिविटी को आप बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम सबको पता है कि फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैसा कमाना ज़रूरी है ना। मतलब हम सारे लोग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए या इकोनॉमी में एंटर करने के लिए 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं जिनको आप बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। क्या होंगी वो? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये समझते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ वीट का, वीट यानी गेहूँ, ठीक है। अब गेहूँ कैसे ग्रो कर रही है? एग्रीकल्चर से, ठीक है। किसान उसको क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो पहली एक्टिविटी जिससे एक्चुअली प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा ये कहलाएगा आपका प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। अब एग्रीकल्चर होने के बाद ये जो वीट है, ये मान लो जाता है एक मिल ओनर के पास जो क्या कर रहा है, वीट से बना रहा है फ्लोर, ठीक है। मतलब वीट को पीस कर वो क्या बना देगा, आपका आटा। तो ये जो आटा बन रहा है ना, ये डायरेक्टली आटा इसी फॉर्म में तो ग्रो कर नहीं रहा है। ये कैसे बन रहा है? किसी ऑलरेडी की गई एक्टिविटी के कारण ये फ्लोर यहाँ पर बन पा रहा है, फाइन। तो ये जो फ्लोर बन रहा है, ठीक है, या इस फ्लोर से बिस्किट्स बन रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्रेड बन रही है, ये सारा जो हो रहा है सेकेंडरी लेवल पर काम हो रहा है ना। कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल हमारे पास कैसे आया? एग्रीकल्चर करके। तो ये जो बिस्किट, ब्रेड या फ्लोर जो भी चीज़ें बन रही हैं, ये होंगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि इनको बनाना, फैक्ट्रीज़ में इनको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, दिस कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ अब ये बिस्किट्स और ब्रेड सिर्फ बनाकर रख देने से काम ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। अब ये बिस्किट और ब्रेड इसलिए बनाई गई होंगी ताकि इनको मार्केट में सेल किया जा सके, और मार्केट में सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी टाइप की जो एक्टिविटी होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू सर्विसेज। अब ये सर्विसेज
बहुत सारी टाइप्स की होंगी, ठीक है, मतलब मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आएंगी किसके अंदर, टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर, है ना। जैसे मान लो मैं सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, है ना, मैं यहाँ से बिस्किट्स और ब्रेड बनाती हूँ वीट लेकर, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सेकेंडरी एक्टिविटी में हूँ और मुझे आटा चाहिए ये सारी चीज़ें बनाने के लिए तो मैं खुद जाके उसको ग्रो करूँ। मैं किसी भी फार्मर से वीट खरीदूँगी, है ना, फिर अपनी मिल में या जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर मैं उससे फ्लोर बनाऊँगी, फ्लोर बनाने के बाद मैं उससे बिस्किट, ब्रेड या जो भी चीज़ें मुझे बनानी है वो मैं बनाऊँगी, राइट। अब यहाँ से मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग का ख़त्म हो गया है तो मुझे उसको बेचना पड़ेगा, राइट। अब मुझे बेचने के लिए मतलब प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी सेकेंडरी एक्टिविटी, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए होती हैं आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़। अगर ये ब्रेड और बिस्किट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना, प्रॉपर रोडवेज नहीं है या व्हीकल्स नहीं है, तो क्या होगा, क्या ये अपनी सही जगह पर पहुंच पाएंगी, नहीं, और सही जगह पर नहीं पहुंचेंगी तो बिकेंगी नहीं, और बिकेंगी नहीं तो क्या नहीं होगा, प्रॉफिट। तो मेरा काम क्या ठीक से होगा, नहीं, मुझे ज़रूरत पड़ रही है सर्विसेज की, टर्शरी एक्टिविटीज़ की, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर एक किसान एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहा है ना, या फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके अगर पैसा कमा रहे तो वो हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। फिर कोई व्यक्ति ऑलरेडी ग्रोन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके कुछ फिनिश्ड गुड बना रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसको आप जनरली कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। फिर आती है आपकी टर्शरीज एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी सर्विसेज या ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, है ना। अगर प्रॉपर सर्विसेज नहीं होंगी, प्रॉपर टर्शरी एक्टिविटीज़ नहीं ग्रो होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ठीक से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है और टर्शरी एक्टिविटी क्या है। चलो अब हम ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको यही चीज़ समझाई गई है, इसको रीड कर लेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैसे होगा, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करके, राइट। देन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया है एक्सट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निकालना। जनरली हम बोलते हैं कि जब कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तब आप उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अब किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन होगा, या तो मिनरल्स का या तो मेटल्स का, ठीक है। मिनरल्स और मेटल्स क्या कर रहे हैं, मिनरल्स और मेटल्स वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। मेटल्स का आप जैसे मशीनरीज बनाने के काम आती हैं, फिर उसके बाद मेटल्स के अलॉयज़ बनते हैं, बहुत सारे मेटल्स को मिलाकर डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप यूटेंसिल्स जो यूज़ करेंगे या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीनरीज यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों में आपके मिनरल्स का यूज़ होता है और मेटल्स का भी यूज़ होता है। और एक्सट्रैक्ट हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे मिनरल्स और मैटर्स हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उनका पूरा का पूरा यूज़ कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक्सट्रैक्शन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती या एक्सट्रैक्शन को हम प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं जोड़ पाते तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स और मेटल्स, वो सारे के सारे वेस्ट होते हैं, हम उनका यूज़ नहीं कर पाते। देन एग्रीकल्चर, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, आप उसके फॉर्म्स को चेंज कर रहे हो या आप उसके स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था वीट का, वीट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर करके ग्रो किया गया है। अब उस वीट से
उसको रॉ मटेरियल बनाकर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तब जाके कहीं उससे फ्लोर बन रहा है या फिर उससे बिस्किट्स और ब्रेड आप बना सकते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। इनके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील कैसे बन रहा है? जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, उससे हम बनाएंगे स्टील। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो आयरन, एक मेटल, उससे आप क्या कर रहे हो? दूसरा सामान बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी। देन बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ। वीविंग ऑफ क्लॉथ इसमें कैसे आएगा? क्योंकि क्लॉथ बनता है आपके फाइबर से, जैसे कि कॉटन, जूट, इन सारी चीज़ों से क्या बन रहा है? सिल्क। इन सब चीज़ों से क्या बन रहा है? आपका क्लॉथ, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नेचर में एज इट इज़ नहीं मिल रही हैं, उनको एग्रीकल्चर करके ग्रो करना पड़ रहा है, ठीक है। या जैसे आप सिल्क को कैसे लेते हैं? सेरीकल्चर के थ्रू, मतलब कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, है ना। सिल्क वॉर्म्स को कल्टिवेट किया जाता है और फिर उनसे जब सिल्क प्रोड्यूस होता है तो उसमें से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करके थ्रेड बनाए जाते हैं और फिर वो थ्रेड बनाकर क्या होता है? उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो वीविंग हो रही है, वीविंग कैसे हो रही है? जब फाइबर्स को एग्रीकल्चर करने के बाद आप उनको थ्रेड के फॉर्म में ला रहे हो और वीव कर रहे हो, तो ये सेकेंड लेवल पर काम हो रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज़ करके। तो वीविंग ऑफ क्लॉथ भी इस तरीके से आएगा आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में। देन tertiary activities provide support to primary and secondary sectors through services. Now it can include various types of services: transport, trade, banking, insurance and advertisement are examples of tertiary activities. देखो, हो सकता है आपको देखने में ये लगे कि टर्शरी एक्टिविटीज़ का काम तो सबसे बाद में आता है, पहले आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। लेकिन किसी भी एरिया में अगर टर्शरी एक्टिविटीज़ डेवलप्ड नहीं हैं तो वहाँ की प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाएंगी, बहुत सारे हिंड्रेंस उनको आएंगे, है ना। ज़रूरी है कि जहाँ पर अच्छा खासा मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास रॉ मटेरियल आ सके और जो भी सामान ये फिनिश गुड यहाँ पर बना रहे हैं उसको मार्केट तक पहुँचाया जा सके। ट्रेड प्रॉपर होना चाहिए। सामान प्रोड्यूस करके करोगे क्या अगर उसको बेचने के लिए प्रॉपर ट्रेड नहीं है, प्रॉपर मार्केट नहीं है, है ना, फिर तो आपका प्रोडक्शन वेस्ट होगा, राइट, और कॉस्ट अलग से उसमें इंक्लूड हो जाएगी। बैंकिंग, बैंकिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर प्रोड्यूसर के पास या हर मैन्युफैक्चरर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से सारा काम कर ले। उसको बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो अगर उसके पास नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बैंकिंग डेवलप्ड है तो वो बैंक से लोन ले सकता है ना, और लोन ले सकता है तो क्या कर पाएगा? अपना काम को ठीक तरीके से कर पाएगा, सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। और अगर ऐसा होता है तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके बैंक को वापस लोन पे कर सकता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों ही काफ़ी रिस्क को इन्वॉल्व करते हैं, है ना। और अगर रिस्क को कहीं पर थोड़ा सा कम किया जा सकता है इंश्योरेंस की मदद से, तो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं? रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, बड़ा काम करने के लिए तैयार होते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या क्या चीज़ें मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रहा है ना। जैसे अगर मान लो कि मैंने एक नई तरीके की चॉकलेट बना के उसको तैयार कर लिया, अब जो मैंने नया प्रोडक्ट बनाया है अगर वो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या उसकी सेल होगी? नहीं, है ना। जैसे जैसे वो लोगों को पता चलते जाएगा, जैसे जैसे लोग उसको ट्राई करने के लिए आएंगे, तभी तो उसकी सेल बढ़ेगी। यहाँ पर काम करता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसे आप टीवी देखते हैं या आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन्स, सब में क्या होता है? बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। क्यों आती है एडवर्टाइजमेंट्स? क्योंकि प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर ये चाहते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसको बार बार देखें और इतना देखें कि उसको लेने के लिए एक तरीके से तैयार हो, है ना, अपना पैसा उसमें लगाने के लिए तैयार हो, राइट।
दैट इज़ वाई एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ आपने क्या नया प्रोडक्ट बनाया है ये कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। देन इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर किस में आएगा, आपके प्राइमरी सेक्टर में। नाउ एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, कैटल्स, है ना। मतलब कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं है, खेती बस नहीं है। खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है कि जो कैटल्स है उनका डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है ना, उनसे प्रोडक्ट्स को लिया जा रहा है और उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसने मान लो 10-15 गाय को डोमेस्टिकेट करके रखा है। अब वो जो काउज़ हैं उनसे क्या कर रहा है, उनको चारा खिला रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, और जो भी मिल्क वो प्रोड्यूस कर रही हैं उस मिल्क को वो लेकर बाज़ार में बेच रहा है। ठीक, तो ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि आप लाइफ स्टॉक की रियरिंग कर रहे हो और फिर उससे मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट में सेल करके पैसा कमा रहे हो, राइट। तो इसको भी आप किसके अंदर गिनेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, एंड इट विल ऑल्सो बी अ प्राइमरी एक्टिविटी। In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. 2/3, बहुत सिंपल लगता है कि हाँ 2/3 पढ़ लिया और छोड़ दिया, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली ये 2/3 का मतलब समझ नहीं आता, राइट। तो चलो 2/3 का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। अभी रेक्टेंगल के मैंने 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3, राइट। अब 2/3 कब बोलूँगी मैं इसको, जब इसके 2 हिस्से की बात में करूँगी, ठीक है। ये 2 हिस्से मिलाकर होंगे 2/3 और ये एक हिस्सा क्या होगा 1/3, है ना। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम टोटल हिस्से लिखते हैं कि टोटल कितने पार्ट हुए हैं, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जितने पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो LCM 3, 2 + 1 3, 1। मतलब अगर हम पार्ट्स को ख़त्म कर दें तो ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल बनेगा जिसके कोई भी पार्ट्स नहीं होंगे, तो ये पूरा 1 कहलाएगा। समझ आया। 2/3 का मतलब होगा टोटल में से 2 हिस्से, 2/3 जिसको आप बोलेंगे, है ना, उसको कहते हैं 2/3। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन के 2/3 लोग, मतलब अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 3 हिस्से करोगे तो उसमें से जो 2 हिस्से हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, राइट। स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, दूसरे काम भी कर सकते हैं लेकिन उनकी जो मेन इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर। देखो NCERT पुरानी है लेकिन ये डेटा बहुत सालों साल तक बदलते नहीं है, है ना। NCERTs बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, उनके डेटा बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। अब इंडिया में जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ना। जो हमारा IT सेक्टर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम थोड़ा सा पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, लोगों को बहुत सारा इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही है ताकि वो क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डाल सकें। देन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या है, जो भी आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में आप बात करते हैं, है ना। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की क्वालिटी जो है वो कैसी है, कौन से पत्थरों से सॉइल बन रही है, कैसे एरियाज़ में सॉइल मिल रही है ना, कौन सी सॉइल फर्टाइल है, कौन सी नहीं है, ये सब आएगा आपकी टोपोग्राफी के अंदर। एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और क्लाइमेट भी ज़रूरी है ताकि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी कैसे उसको समझ सकें, है ना। अगर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, मतलब क्लाइमेट ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे, तो क्या आपकी क्रॉप सही से ग्रो होगी, ऑब्वियसली नो, राइट। और सॉइल क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, अगर आप इनफर्टाइल सॉइल में कोई भी क्रॉप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरिगेशन, मतलब प्रॉपर सिंचाई, प्रॉपर पानी
और सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड सब कुछ डालने के बाद भी हो सकता है कि आपकी क्रॉप ठीक से ग्रो ना करे। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वही अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ज़रूरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कि सॉइल की जो टोपोग्राफी है और क्लाइमेट, ये दोनों के दोनों फेवरेबल होना चाहिए, मतलब कि फेवर में होना चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके या तो एमसीक्यूज़ में या फिर वन लाइनर में, राइट? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएगा कि चैप्टर में कहाँ से बन गए, है ना। ये बहुत ही आसानी से बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, राइट। लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप एमसीक्यूज़ या वन लाइनर आंसर्स के नज़रिए से देखेंगे, राइट। जितना भी एरिया जिस पर आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो उसको बोलेंगे हम एरेबल लैंड। मान लेते हैं ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें से इतना जो पार्ट है यहाँ की सॉइल अच्छी है और इस पर क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये पथरीला है, मतलब यहाँ पर सॉइल जो है वो उतनी फाइन नहीं है, फर्टाइल नहीं है और स्टोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे आप एरेबल लैंड। लेकिन आप इसको एरेबल लैंड में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नन इन द मैप यू कैन सी दैट agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing crops exist। देखो अब बहुत सारे जब आप मैप्स देखेंगे, इवन जब आप वर्ल्ड मैप भी देखेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर वहीं पर अच्छा होता है जहाँ पर क्रॉप को ग्रो करने के लिए सारे फैक्टर्स साथ में मिल पाते हैं। मतलब कि सॉइल क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, फिर एडिक्वेट रेनफॉल भी होनी चाहिए और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी मिलती हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये एक छोटा सा बॉक्स है, डू यू नो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी अगेन आपके एमसीक्यूज़ और वन वर्ड आंसर्स बनने की पूरे चांसेस हैं, है ना। इवन यहाँ से कोई एक ना एक वन वर्ड एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक। देखो यहाँ पर जैसे हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था एक टर्म, वैसे ही हम 3-4 टर्म्स और पढ़ने वाले और उनके मतलब को देखने वाले। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? दी साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन दी सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर में 3 चीज़ें हैं। कल्टिवेशन ऑन दी सॉइल, सॉइल में आप जो भी चीज़ें कल्टिवेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर की जो बेसिक प्रैक्टिस क्या है कि आपको पहले सॉइल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, तब तो वो कल्टिवेशन के लायक होगी, है ना। फिर सोइंग के बाद जब वो थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही है तो आपको जब तक ग्रोइंग प्रोसेस में है क्रॉप तब तक आप उसको पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, ये अभी हमने समझा, राइट। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं एग्रीकल्चर। नाउ सेरीकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। कमर्शियल, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड कमर्शियल दिखे इसका मतलब है ये ट्रेड करने के लिए, या आप सीधे सीधे कहें तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी रियरिंग हो रही है सिल्क वर्म्स की, ठीक है, उसको आप कहेंगे सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क वर्म्स क्या है? सिल्क वर्म्स ऐसे कीड़े होते हैं जो कि सिल्क नाम के एक फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपको कहीं पर, जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो शायद आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, मतलब ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसे बहुत बड़ा सा एक लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है गोल सा, ठीक है, उसमें से बहुत सारे सर्कल्स बने होते हैं और हर एक हिस्से में क्या किया होता है, जो लोग भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत सारे मलबरी लीव्स को डाल देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लीव जिसको खाकर सिल्क वर्म क्या करते हैं, वो रियरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब सिल्क वर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं सिल्क को, ठीक है। मलबरी लीव्स को बिछा देते हैं पूरे इसमें और फिर इसके ऊपर बहुत सारे सिल्क वर्म्स को डाल देते हैं एंड
दे आर लेफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मलबरी लीव्स को धीरे धीरे सारे सिल्क वॉर्म्स खा लेते हैं और फिर वो कुकून्स फॉर्म करते हैं, उसमें बहुत सारा सिल्क भी, जब मतलब सारा प्रोडक्शन हो जाता है तो यहाँ से जो कल्टीवेटर्स हैं वो सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, जितने भी कीड़े होते हैं उनको वो कुछ गर्म पानी में डालते हैं, तो वो देखने में आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन दिस इज़ दी प्रोसेस, राइट। देन फिशी कल्चर, मतलब कि ब्रीडिंग ऑफ फिश। जो लोग मछलियों को पकड़ रहे हैं फिर उनको बाज़ार में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे फिशिंग, राइट। उसको आप फिशी कल्चर नहीं कहेंगे। जैसे जो लोग तालाब से मछलियाँ पकड़कर बेच रहे हैं वो उनके एक इनकम सोर्स है, लेकिन वो फिशी कल्चर नहीं है। फिशी कल्चर कब होगा? जब कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल टैंक्स या पॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, उसमें ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, एक इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा कि उसमें फ़िशेस जो हैं वो सर्वाइव कर सकें, और उसमें बहुत सारी फ़िशेस को डाल देंगे जिनसे नई फ़िशेस जनरेट होंगी, और इस तरीके से जो भी फ़िशेस का प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप कहेंगे फिशी कल्चर, राइट। नदियों से या समुद्र से कहीं से भी मछलियों को पकड़कर बेचने को आप फिशी कल्चर नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ आप फिशिंग कह सकते हैं। देन विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का कल्टीवेशन क्यों होता है? बिकॉज ये बहुत सारे अल्कोहल्स, वाइन्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है ना। रेजन्स जो होती है वो भी ग्रेप से ही बनती है। देन हॉर्टिकल्चर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादातर सेरीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? जब भी आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स या फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द कमर्शियल यूज़, बाज़ार में बेचकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तब आप उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। डन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे फार्म सिस्टम को, ठीक है, और देखेंगे कि एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता कितने टाइप का है, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इट वॉज एक्चुअली अ काइंड ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।